इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 10th वीक के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंट जो हमने समझा है कि आर्गुमेंट क्या होते हैं, उससे आगे कुछ उसकी बारीकियों को समझेंगे। आर्गुमेंट फॉर्म क्या होते हैं और उसके स्पेसिफिक फॉर्म क्या होते हैं, इस आइडिया को समझने का प्रयास करेंगे। आर्गुमेंट फॉर्म को समझने के लिए हम पहले दो आर्गुमेंट्स लेते हैं, उन आर्गुमेंट्स को फिर हम सिंबलाइज करेंगे और उस सिंबलाइजेशन के बाद हम उसके फॉर्म को सामने रखने का प्रयास करेंगे। ये जो फॉर्म हमको देखना है, उस फॉर्म को देखने के लिए हम एक ही फॉर्म में दो आर्गुमेंट्स ले रहे हैं। हमारे पास एक आर्गुमेंट है, इफ़ बेकन रोट द प्लेस एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर देन बेकन वॉज अ ग्रेट राइटर। बेकन वॉज अ ग्रेट राइटर, देयरफॉर बेकन रोट द प्लेस एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। अब ये जो एक आर्गुमेंट हमारे पास है, इसी आर्गुमेंट के फॉर्म में दूसरा आर्गुमेंट भी हो सकता है, जैसे कि ये अभी एक आर्गुमेंट लिया गया है, इफ़ वॉशिंगटन वॉज असैसिनेटेड देन वॉशिंगटन इज डेड। वॉशिंगटन इज डेड, देयरफॉर वॉशिंगटन वॉज असैसिनेटेड। अब ये दोनों अगर आर्गुमेंट्स को सिंबलाइज करें, जिसमें एक एक करके हम सिंबलाइज करेंगे। पहला जो आर्गुमेंट है उसमें बेकन रोट द प्लेस एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर, इतने जो हमारा ये एक कंपोनेंट है जो कि खुद एक स्टेटमेंट है, इसके लिए इसका जो पहला लेटर है बी वो लेंगे, और फिर इफ़ देन से जुड़ा हुआ जो इससे इफ़ देन के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा कंपोनेंट है, बेकन वॉज अ ग्रेट राइटर। इस दूसरे कंपोनेंट को अब चूंकि हम अगेन इसका बी नहीं ले सकते क्योंकि बी ऑलरेडी हम अज्यूम कर चुके हैं, किसके लिए, बेकन रोट द प्लेस एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर के लिए। तो अब हम इसमें से जो ग्रेट है उसका जी ले लेते हैं। अब ये देख रहे हैं कि बेकन वॉज अ ग्रेट राइटर, अगेन यही स्टेटमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट किसको बताएगा, ये जी को ही बता रहा है। देयरफॉर बेकन रोट द प्लेस एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर, ये अगेन बेकन रोट द प्लेस जिसको हमने बी माना था वही स्टेटमेंट आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमको सिंबलाइजेशन करने के बाद ये आर्गुमेंट मिलेगा। पहला स्टेटमेंट जो कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट है वो सिंबलाइज होगा बी इम्प्लाइज जी, इस तरह से। फिर अगला जो प्रीमिस है उसके रूप में जी को ही रख दिया गया है, और कंक्लूजन में देयरफॉर बी आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले जो आर्गुमेंट था उसको सिंबलाइज किया। अब हम दूसरे आर्गुमेंट को सिंबलाइज करते हैं। दूसरे आर्गुमेंट को सिंबलाइज करने के लिए पहले इसी तरह से हम अज्यूम करेंगे, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उनके लिए लेटर्स अज्यूम करेंगे। और जब भी हम स्टेटमेंट को सिंबलाइज करते हैं तो स्टेटमेंट को सिंबलाइज करते समय ये ध्यान रखते हैं, कन्वेंशन ये है कि हम कैपिटल लेटर्स लेंगे, और कैपिटल लेटर्स कोशिश तो ये करते हैं कि या तो उसके लिए सजेस्ट किया गया हो कि ये आप अज्यूम करिए तो उसको अज्यूम करते हैं। अगर नहीं सजेस्ट किया गया है तो जो पहला लेटर होता है स्टेटमेंट का उसको लेकर भी सिंबलाइजेशन किया जा सकता है। कोई आर्बिट्रेरी लेटर भी लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि देखने में आसान रहता है इसके लिए पहले लेटर को लेना प्रेफर करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने सिंबलाइजेशन किया है उसमें जो दो हमारे पास कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं, उन दोनों में ही वॉशिंगटन वॉज असैसिनेटेड, वॉशिंगटन इज डेड, इसमें दोनों ही वॉशिंगटन पहले लेटर डब्ल्यू आएगा, तो दोनों को ही इग्नोर करके ये असैसिनेटेड इसकी जो स्पेशलिटी है, इसकी जो पर्टिकुलरिटी है उसमें से ए को लिया गया है और डेड का डी लिया गया है। तो इस तरह से जो दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स में से जो सिलेक्शन है लेटर्स का वो ये बस कन्वेंशन है। कन्वेंशन, स्ट्रिक्ट कन्वेंशन ये है कि हम उसके लिए कैपिटल लेटर्स लेंगे स्टेटमेंट्स के लिए, और जब स्टेटमेंट फॉर्म्स रखेंगे तो उसमें स्मॉल लेटर्स लेते हैं। अदरवाइज जो कौन सा लेटर चूज करना है वो लेटर चूज करने में पूरी आर्बिट्रेरीनेस रखी जा सकती है, कोई भी लेटर लेके ये सिंबलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉशिंगटन वॉज असैसिनेटेड, इसके लिए ए लिया गया है, और फिर अगर हम वॉशिंगटन इज डेड इसके लिए डी लेटर ले लें तो जो इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबलाइजेशन होगा वो क्या होगा, ए इम्प्लाइज डी। और फिर वॉशिंगटन इज डेड, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा कंपोनेंट था जो कि कंसिक्वेंट है, पहले इम्प्लीकेशन का कंसिक्वेंट है, वही यहाँ पर दूसरे प्रीमिस के रूप में रख दिया गया है, यानी कि उसका जो इस आर्गुमेंट का जो दूसरा प्रीमिस है वो डी है। और अगर कंक्लूजन को देखते हैं तो कंक्लूजन में जो
पहले आर्गुमेंट, पहला जो प्रीमिस था जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट था, उसका जो एंटीसीडेंट था वॉशिंगटन वॉज असैसिनेटेड, यही एंटीसीडेंट कंक्लूजन में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर अगेन वही लेटर आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करते हैं कि हम हर बार एक ही स्टेटमेंट के लिए अलग अलग लेटर्स अज्यूम नहीं करते हैं। एक स्टेटमेंट के लिए अगर हमने एक लेटर अज्यूम कर लिया है तो वही लेटर, वो स्टेटमेंट जितनी बार आता है वही लेटर को हम पुट करते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा A implies D therefore A। तो ये हमने क्या किया, हमने दोनों ही आर्गुमेंट्स को सिंबलाइज किया, और दोनों ही आर्गुमेंट्स को जब हमने सिंबलाइज कर लिया तो हम देख रहे हैं दोनों को साइड बाय साइड रख के अगर देख रहे हैं तो दोनों ही एक ही स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। पहले दोनों में दोनों में ही पहला जो प्रीमिस है उसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही इम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट्स हैं। एक में B इम्प्लाइज G कहा जा रहा है, दूसरे में A इम्प्लाइज D कहा जा रहा है। दूसरे प्रीमिस में आप देख रहे हैं कि दोनों के दूसरे प्रीमिस में आपको जो दोनों के जो पहले प्रीमिस हैं उनके कंसिक्वेंट को रखा गया है, और दोनों के कंक्लूजन में ये दिख रहा है कि जो पहला प्रीमिस है उसके एंटीसीडेंट को रखा गया है। तो इस प्रकार से ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही सेम स्ट्रक्चर वाले आर्गुमेंट्स हैं। अब अगर हमको ये कहना हो कि ये दोनों का ही स्ट्रक्चर एक ये है, ये खास स्ट्रक्चर दोनों ही रखते हैं, ऐसा अगर हमको बोलना हो तो हमको क्या करना होगा, हमको इसके स्ट्रक्चर को बताने वाला एक अलग सिंबॉलिक एक्सप्रेशन बनाना होगा, जो कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, जो इसमें कैपिटल लेटर्स हैं उनकी जगह हम P और Q R इन सब लेटर्स को, स्मॉल लेटर्स को ले करके सिंबलाइज करेंगे, एक फॉर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे इनमें से। और उस तरह ये जब हम करेंगे तो मान लीजिए कि अगर हम पहले आर्गुमेंट में B की जगह P ले लें और G की जगह Q ले लें, तो B इम्प्लाइज G क्या बनता है, P इम्प्लाइज Q। और हम देख रहे हैं कि जो Q है, Q हमने G को लिया है, अगर G दोबारा से दूसरे प्रीमिस में आ रहा है तो हमारा Q हो जाएगा। और फिर जो therefore करके है वो B है, B जो कि पहले प्रीमिस का एंटीसीडेंट ही है। हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है उसमें एंटीसीडेंट क्या है, P। तो इस तरह से हमको ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये एक स्ट्रक्चर जो सामने आ रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये हमारा B इम्प्लाइज G therefore B, ये आर्गुमेंट जिस फॉर्म में है वो फॉर्म इस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के द्वारा बताया जा रहा है। तो इसमें क्यों ये फॉर्म को बता रहा है, क्योंकि कन्वेंशनली हम ये तय किए हुए हैं कि जब हम स्मॉल लेटर्स लेंगे तो ये स्मॉल लेटर्स किसी स्टेटमेंट को नहीं बताएंगे बल्कि स्टेटमेंट वेरिएबल को बताएंगे। और जब स्टेटमेंट वेरिएबल्स कनेक्टिव से जुड़े होते हैं तो वो स्टेटमेंट को नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म को बताते हैं। और ये जो स्टेटमेंट फॉर्म्स और स्टेटमेंट वेरिएबल्स एक आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं तो वो आर्गुमेंट नहीं होकर के आर्गुमेंट फॉर्म होते हैं। और इस प्रकार से ये जो हमको फॉर्म मिल रहा है वही फॉर्म हम अगर दूसरे में यही सब्स्टिट्यूशन करें, A की जगह पे P रखें और D की जगह पे Q रखें, तो जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो P इम्प्लाइज Q therefore P। तो इस तरह का जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक लेटर के लिए एक वेरिएबल लेकर के, और ये जब हम वेरिएबल लेते हैं तो इसमें एक कन्वेंशन है कि हम ये वेरिएबल्स, स्टेटमेंट वेरिएबल्स P Q R S इस तरह के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको लेते हैं, ना कि A B C D कुछ इस तरह से नहीं लेते हैं। तो कन्वेंशनली हम ये जो स्टेटमेंट वेरिएबल्स लेना शुरू करते हैं वो P से शुरू करते हैं, P Q R S इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो हमने देखा कि जो दो आर्गुमेंट्स हमने सिंबलाइज किए थे वो दोनों ही आर्गुमेंट्स में फॉर्म क्या है, दोनों ही आर्गुमेंट में फॉर्म है P इम्प्लाइज Q therefore P। अब इस आर्गुमेंट फॉर्म को हमने देख लिया। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डेफिनेशन में किस तरह से बोलेंगे उसको देख लेते हैं। आर्गुमेंट फॉर्म क्या होता है, एन एरे ऑफ सिंबल्स एग्जिबिटिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स नो स्टेटमेंट्स बट इट कंटेन्स स्टेटमेंट वेरिएबल्स। These variables are arranged in such a way that when statements are consistently substituted for the statement variables,
द रिजल्ट इज एन आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट फॉर्म एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करने वाला एरे ऑफ सिंबल्स होता है। इसमें स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, बल्कि स्टेटमेंट वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज्ड हैं कि अगर हम हर स्टेटमेंट वेरिएबल को स्टेटमेंट से रिप्लेस करें तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट होता है एक आर्गुमेंट। स्टेटमेंट फॉर्म को हमने डिफाइन किया। अब स्टेटमेंट फॉर्म में जब स्टेटमेंट वेरिएबल्स को स्टेटमेंट से रिप्लेस करते हैं, हर स्टेटमेंट वेरिएबल के लिए एक अगर स्टेटमेंट लेते हैं और वहाँ पे जो एक्सप्रेशन एरे ऑफ सिंबल्स बन के आता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस। यानी कि किसी आर्गुमेंट फॉर्म में अगर हमने स्टेटमेंट वेरिएबल्स की जगह स्टेटमेंट्स रखे तो जो रिजल्टेंट आर्गुमेंट बन के आता है उस ऐसे हर एक आर्गुमेंट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस। क्लियर है कि स्टेटमेंट वेरिएबल जो है उसमें बहुत उस वेरिएबल की जगह पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट रखे जा सकते हैं और ये इस प्रकार से हम एक आर्गुमेंट फॉर्म में जो स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग बदल के उसकी जगह स्टेटमेंट्स अगर रखें तो हमको डिफरेंट आर्गुमेंट्स मिलते हैं। और ये जो डिफरेंट आर्गुमेंट्स मिलते हैं वो सभी के सभी उस आर्गुमेंट फॉर्म के सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस कहे जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एनी आर्गुमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द स्टेटमेंट वेरिएबल्स ऑफ अ गिवन आर्गुमेंट फॉर्म। अब हम देखेंगे कि जो आर्गुमेंट फॉर्म की बात की गई उस वो जो आर्गुमेंट फॉर्म है उसमें जब स्टेटमेंट वेरिएबल की जगह रिप्लेसमेंट करते हैं स्टेटमेंट से और स्टेटमेंट्स जब स्टेटमेंट वेरिएबल्स की जगह रखे जाते हैं तो वैसा करने में हम एक सिंपल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, एक कंपाउंड स्टेटमेंट भी ले सकते हैं और इस प्रकार से जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस बनेंगे उसका जो वो फॉर्म होगा वो सबके लिए फॉर्म की तरह आर्गुमेंट फॉर्म कहा जाएगा। लेकिन हर आर्गुमेंट का एक स्पेसिफिक फॉर्म भी होता है। स्पेसिफिक फॉर्म क्या होता है? व्हेन रेफरिंग टू अ गिवन आर्गुमेंट द आर्गुमेंट फॉर्म फ्रॉम विच द आर्गुमेंट रिजल्ट्स when a different simple statement is substituted consistently for each different statement variable in that form। मान लीजिए एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट में हम हर जो स्टेटमेंट आ रहा है उसके लिए एक स्टेटमेंट वेरिएबल लें और ऐसा कंसिस्टेंटली करें। कंसिस्टेंटली करने का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के लिए अगर कोई स्टेटमेंट वेरिएबल हमने लिया है तो हर जगह पे उस स्टेटमेंट जितनी बार उसका ऑकरेंस होगा हर जगह पे वही स्टेटमेंट वेरिएबल हम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो आर्गुमेंट फॉर्म बनता है वो कहलाएगा कि उस आर्गुमेंट का स्पेसिफिक फॉर्म है। अगर किसी पूरे एक कंपाउंड के लिए एक आर्गुमेंट में आए हुए कंपाउंड स्ट्रक्चर के लिए हम अगर कोई स्टेटमेंट वेरिएबल लेकर के फॉर्म बनाते हैं तो वो आर्गुमेंट फॉर्म स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म नहीं होगा, बल्कि वो आर्गुमेंट फॉर्म तो होगा लेकिन स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म नहीं होगा। इस स्पेसिफिक फॉर्म के आइडिया को और क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक आर्गुमेंट अगर कुछ इस तरह दिया हो, ये आर्गुमेंट w and x implies y and z, therefore w and x implies w and x and y and z। यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि ये पूरा जो सिंबल्स हैं वो उसमें कैपिटल लेटर्स आए हुए हैं तो ये जो पूरा एरे ऑफ सिंबल्स है वो कहलाएगा कि ये एक आर्गुमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। अब ये जो आर्गुमेंट को एक्सप्रेस करने वाले सिंबल्स हैं उसमें से उसके अगर हम इसके फॉर्म को बताना चाहें तो हम दो हमारे पास एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं। यानी कि हम इसके फॉर्म को बताने के लिए P implies Q, therefore P implies P and Q भी बोल सकते हैं। और इसके फॉर्म को बताने के लिए हम इस तरह का भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, W की जगह P ले लें, X की जगह Q ले लें, Y की जगह R ले लें और Z की जगह S ले लें। तो जो रिजल्टेंट रिप्लेसमेंट करने जो हमारे इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करें तो जो हमको एक्सप्रेशन मिलता है वो हो जाता है P डॉट Q implies R डॉट S
देयरफॉर P डॉट Q implies P डॉट Q डॉट R डॉट S। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो हमारे एक्सप्रेशंस मिले हैं वो दोनों ही इस हमारा जो आर्गुमेंट है हमारे सामने उस आर्गुमेंट के आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब हमने W डॉट X ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को ही हमने क्या अज्यूम किया है, एक स्टेटमेंट वेरिएबल लिया है P। तो इस तरह का जो अजम्पशन करके, इस तरह से स्टेटमेंट वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन करके जो हम फॉर्म प्राप्त करते हैं वो फॉर्म एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता है, बल्कि वो अब केवल एक नॉर्मल फॉर्म कहा जा सकता है कि वो बस एक फॉर्म है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जब हम दूसरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हर एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए या यूं कह लें कि हर एक लेटर के लिए एक स्टेटमेंट वेरिएबल लिया गया है। W के लिए P लिया गया है, X के लिए Q लिया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हर एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए एक स्टेटमेंट वेरिएबल ले करके और जब फॉर्म बनाया गया है तो यहाँ पर जो फॉर्म बन के आ रहा है वो फॉर्म कहलाएगा कि ये इस आर्गुमेंट का स्पेसिफिक फॉर्म है। अब हमने ये समझा कि ये स्पेसिफिक फॉर्म किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसी को उलट करके भी बात बोल सकते हैं, बोलने का ढंग बदल सकते हैं और ये कह सकते हैं when referring to a given argument, the argument form from which the argument results when a different simple statement is substituted consistently for each different statement variable in that form। कि आर्गुमेंट फॉर्म क्या होता है, आर्गुमेंट फॉर्म स्पेसिफिक कब हो जाता है, ये दोनों बातें हमने समझी। अब हम चलते हैं कि कुछ आर्गुमेंट्स को सिंबलाइज कैसे करते हैं उसको देखते हैं और उस सिंबलाइजेशन के साथ साथ हम उसके जो स्पेसिफिक फॉर्म होगा उसको भी बनाने का, उसको भी सामने रखने का प्रयास करेंगे। एक आर्गुमेंट है, इफ जापान कंटिन्यूज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स देन ईदर कोरिया और लाओस विल सफर इकोनॉमिक डिक्लाइन। कोरिया विल नॉट सफर इकोनॉमिक डिक्लाइन। It follows that if Japan continues to increase the export of automobiles, then Laos will suffer economic decline। इस आर्गुमेंट को सिंबलाइज करने के लिए हम जो लेटर्स लेंगे वो कुछ आर्बिट्रेरी होंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पहला हमारे पास एक कंपोनेंट है, पहला जो प्रीमिस है वो हम एक देख रहे हैं कि वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इफ देन वाला स्टेटमेंट है, एक इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियस है कि इसमें एक इम्प्लीकेशन का सिंबल आएगा, लेकिन इम्प्लीकेशन के सिंबल जो लगेगा उसमें एंटीसीडेंट क्या होगा और कंसिक्वेंट क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पहला कंपोनेंट है इफ़ के बाद आ रहा है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हम ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं एक लेटर J, और जो दूसरा कंपोनेंट है उस दूसरा कंपोनेंट खुद में एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि एक डिसजंक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो कंसिक्वेंट है उसको हम देख रहे हैं कि इधर कोरिया और लाओस विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इधर कोरिया विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन और लाओस विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो ये ब्रीफली बोला भले गया है, लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स को कंपाउंड करके दो स्टेटमेंट्स का कंपाउंड है। तो इस तरह से हम उसको एक्सपेंड करके जब बोलेंगे तो ये हो जाएगा कोरिया विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन और लाओस विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो कोरिया विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन इसको सिंबलाइज करने के लिए K लेंगे, लाओस विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन इसको सिंबलाइज करने के लिए L लेंगे, और इसके बीच में चूंकि और लगा हुआ है तो वेज एक लग जाएगा। तो हमको जो कंसिक्वेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, K वेज L। और हमने जो एंटीसीडेंट देखा है वो J था। तो अब जो हमारा चूंकि K वेज L पूरी एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, कंसिक्वेंट बनाना है, तो हम एक ब्रैकेट में पूरे को रख लेंगे और जो हमको रिजल्टेंट इसका सिंबलाइजेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, J इम्प्लाइज K वेज L। अब अगला जो हमारा दूसरा प्रीमिस है कोरिया विल नॉट सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन। हमने कोरिया विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन को K माना है, तो कोरिया विल नॉट सफ़र वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉट K। तो हम देख रहे हैं कि J इम्प्लाइज
K वेज L, और दूसरा हमको प्रीमिस मिला है नॉट K। अब देखते हैं इट फॉलोज दैट, ये कंक्लूजन को बता रहा है, यानी कि हम हमारा कंक्लूजन आ जाएगा इट फॉलोज दैट इफ जापान कंटिन्यूज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जिसके लिए हमने J माना हुआ है। इट फॉलोज दैट J, इफ J देन लाओस विल सफ़र इकोनॉमिक डिक्लाइन, इसको हमने L अज्यूम किया हुआ है, तो इस प्रकार से हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो सिंबलाइजेशन होगा वो इस तरह से पूरा जो आर्गुमेंट है उसको हम सिंपलाइज कर सकते हैं। J इम्प्लाइज K वेज L नॉट K, देयरफॉर J इम्प्लाइज L। अब इसका जो अगर हम आर्गुमेंट स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म बताना चाहें तो उसके लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा, हमको ये सोचना होगा कि किस एरे ऑफ सिंबल से में अगर जो हर हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है, प्रत्येक स्टेटमेंट को प्राप्त करें, किस स्टेटमेंट वेरिएबल को जब हम हर एक स्टेटमेंट वेरिएबल के लिए सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे इस एक एक स्टेटमेंट का, तो वो कैसा होगा जिससे ये आर्गुमेंट बनेगा। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर J है, J की जगह पे अगर स्मॉल p रख दें, K की जगह पे Q रख दें और L की जगह पे R रख दें और इसको कंसिस्टेंटली हम इसका सब्स्टिट्यूशन करें, तो जो हमको एरे ऑफ सिंबल्स एक्सप्रेशन मिल के आएगा वो होगा P इम्प्लाइज Q वेज R नॉट Q, देयरफॉर P इम्प्लाइज R। ये जो हमारा एरे ऑफ सिंबल्स है वो स्पेसिफिक फॉर्म होगा, वो इस आर्गुमेंट का स्पेसिफिक फॉर्म कहलाएगा। इसी तरह से हम दूसरे आर्गुमेंट को देखते हैं और सिंबलाइज करते हैं, फिर उसका स्पेसिफिक फॉर्म सामने रखते हैं। इफ मोंटाना सफर्स अ सीवियर ड्राउट, देन इफ नेवादा हैज इट्स नॉर्मल लाइट रेनफॉल, Oregon's water supply will be greatly reduced. Nevada does have its normal light rainfall. So if Oregon's water supply is greatly reduced, then Montana suffers a severe drought. इस आर्गुमेंट को हमको अगर सिंबलाइज करना हो तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला हमारा प्रीमिस है वो पहला प्रीमिस एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, जिसमें उस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो पहला कंपोनेंट है वो एंटीसीडेंट, वो मोंटाना सफर्स अ सीवियर ड्राउट। इसके लिए हमको एक सिंबल लेना होगा। सपोज करते हैं इसके लिए हमने M लिया, फिर देन के लिए हमको एक हॉर्सू लेना होगा, और फिर इफ़ नेवादा हैज़ इट्स नॉर्मल लाइट रेनफॉल, अगेन हम देख रहे हैं कि जो इसका कंसिक्वेंट है वो कंसिक्वेंट खुद अपने आप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट कंसिक्वेंट है तो यानी कि ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को हमको एक ब्रैकेट में रखना होगा। यहाँ हम इसका सिंबलाइजेशन करते हैं। अब जो इसके कंसिक्वेंट के रूप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट आ रहा है उसको पूरे को हमको एक ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है अब उसको सिंबलाइज करते हैं। मान लीजिए नेवादा हैज इट्स नॉर्मल लाइट रेनफॉल के लिए हमने N लिया, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा N। अब चूंकि इफ़ N देन यहाँ पे कॉमा देन कहा नहीं गया है, लेकिन कॉमा से उसको बताया गया है, वो वहाँ पे एक तरह से साइलेंट वे में आ रहा है, तो वहाँ पे जो सेंस है उसकी सेंस को समझ करके हम सिंबलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे N इम्प्लाइज ओरेगॉन्स वाटर सप्लाई विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, अगर इसके लिए हम O ले लेते हैं तो इस तरह से हमने पहले प्रेमिस को सिंबलाइज किया। M इम्प्लाइज N इम्प्लाइज O। अब दूसरा जो हमारा प्रेमिस है नेवादा डज हैव इट्स नॉर्मल लाइट रेनफॉल, इसको हमने अभी देख रहे हैं, इसको हमने N ऑलरेडी इस स्टेटमेंट को अज्यूम कर चुके हैं, तो हमारा यहाँ पे जो दूसरा प्रीमिस होगा N सिंबलाइज हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि सो इफ़ ओरेगॉन्स वाटर सप्लाई इज ग्रेटली रिड्यूस्ड देन मोंटाना सफर्स अ सीवियर ड्राउट। अब ये जो कंक्लूजन है, सो से पता चलता है कि ये कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन के लिए हम मार्कर एक लगा लेंगे, देयरफॉर सिंबल लगा लेंगे, और फिर इफ़ ओरेगॉन्स, ये इफ़ करके जो स्टेटमेंट बन रहा है कंक्लूजन में, हम यह इफ़ दिस देन दैट, यानी कि ये एक इम्प्लीकेटिव कंपाउंड स्टेटमेंट है, इससे क्लियर होता है। तो इस इम्प्लीकेशन के लिए हम एक हॉर्सू ले सकते हैं। अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका एंटीसीडेंट क्या है, कंसिक्वेंट क्या है। हमने समझा था कि इफ़ के बाद इस इफ़ को जो इमीडिएटली फॉलो करता है स्टेटमेंट वो एंटीसीडेंट होता है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, ओरेगॉन्स वाटर सप्लाई इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। अब ये जो ओरेगॉन्स वाटर सप्लाई इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, इसको ऑलरेडी हम अज्यूम कर चुके हैं O से, तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे O।
देन मोन्टाना सफर्स अ सीवियर ड्राउट, इस स्टेटमेंट को भी हम अज्यूम कर चुके हैं, एक लेटर असाइन कर चुके हैं और वो लेटर है एम, तो यहाँ पर जो कंसिक्वेंट के रूप में एम आ जाएगा। तो हमने देखा इस आर्गुमेंट को इस प्रकार से सिंबलाइज किया जाएगा और इस आर्गुमेंट को सिंबलाइज करने के बाद से अब हम इसका स्पेसिफिक फॉर्म सामने रख सकते हैं। इसके स्पेसिफिक फॉर्म को सामने लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें हर एक लेटर के लिए एक स्टेटमेंट वेरिएबल लेकर के सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और ये सब्स्टिट्यूशन कंसिस्टेंट रखेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ अज्यूम कर लिया तो वो मान लीजिए कि हमने स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट वेरिएबल अज्यूम किया है, कोई भी PQRS में से कोई भी, तो अगर वो स्टेटमेंट जितनी बार आता है उस पूरे जिसको भी हम सिंबलाइज कर रहे हैं उस पूरे एक्सप्रेशन में, हर बार उस स्टेटमेंट के लिए वही स्टेटमेंट वेरिएबल लेंगे। ऐसा जब हम करते हैं तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। और अगर ऐसा न करके हम हर बार सेम स्टेटमेंट के लिए अलग अलग स्टेटमेंट वेरिएबल लेने लगेंगे तो ये कहलाएगा कि ये एक यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन न हो करके रैंडम सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पे बोल मैं भले रहा हूँ इस तरह से कि हम जो स्टेटमेंट है उसको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए स्टेटमेंट वेरिएबल को ला रहे हैं, लेकिन दरअसल स्टेटमेंट वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट से किया जाता है। तो उस थोड़ी सी जो इस तरह के मैं फ्रीडम ले रहा हूँ उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर चूँकि हमारे पास सिंबलाइज्ड वे में पहले आर्गुमेंट आ चुका है, अब उससे हमको प्राप्त करना है आर्गुमेंट फॉर्म को। तो आर्गुमेंट फॉर्म को, और वो भी स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो स्टेटमेंट है और या हर स्टेटमेंट के लिए जो सिंबल्स आए हुए हैं सिंपल स्टेटमेंट के लिए, वो सिंपल स्टेटमेंट के लिए एक एक स्टेटमेंट वेरिएबल लेते जाएंगे। तो अगर हम M के लिए P ले लें और N के लिए Q ले लें और O के लिए R ले लें, तो इसका जब हम देखेंगे कि दूसरी बार N आया है तो वो भी Q होगा, और दूसरी बार O आया है तो वो R होगा, और दूसरी बार M आया है तो वो भी P होगा। तो इस तरह का जब हम स्टेटमेंट वेरिएबल्स ले करके इस एक्सप्रेशन को रीस्टेट करना चाहेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जो हमको मिलेगा वो बन के आएगा P implies Q implies R, Q therefore R implies P। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो एरे ऑफ सिंबल्स है, ये एरे ऑफ सिंबल्स जो हमारा आर्गुमेंट था उस आर्गुमेंट का स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म है। एक और आर्गुमेंट लेते हैं, इस आर्गुमेंट को हम अगेन सिंबलाइज करेंगे और उसके स्पेसिफिक फॉर्म को सामने रखेंगे। ये आर्गुमेंट है, इफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज टू बी अचीव्ड then those people previously disadvantaged should now be given special opportunities. If those people previously disadvantaged should now be given special opportunities, then some people receive preferential treatment. If some people receive preferential treatment, then equality of opportunity is not to be achieved. Therefore, equality of opportunity is not to be achieved. ये एक तरह से सोशल साइंस का आर्गुमेंट है। पॉलिटिकल साइंस में भी इस तरह के आर्गुमेंट्स सामने रखे जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी अभी नहीं चेक कर रहे हैं। वैलिडिटी हम आगे इस तरह के आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं उसको देखेंगे। अभी हम इस आर्गुमेंट को सिंबलाइज करेंगे और सिंबलाइज करने के बाद से उसका स्पेसिफिक फॉर्म, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको सामने रखेंगे। तो इसको अगर सिंबलाइज करना हो तो सिंबलाइज करने के लिए हमें अगर पहले प्रीमिस को लेते हैं, पहला प्रीमिस है इफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज टू बी अचीव्ड देन दोज पीपल प्रीवियसली डिसएडवांटेज शुड नाउ बी गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़। ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और वो कंपाउंड स्टेटमेंट किस फॉर्म में है, इफ देन के फॉर्म में है। और इफ देन के फॉर्म को जब हम सिंबलाइज करते हैं तो उसको हॉर्स शू से सिंबलाइज करते हैं और उसका एक एंटीसीडेंट होता है, एक कंसिक्वेंट होता है। तो हम यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज टू बी अचीव्ड, इसके लिए हम एक सिंबल ले सकते हैं ई, और दोज पीपल प्रीवियसली डिसएडवांटेज शुड नाउ बी गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके लिए हम एक सिंबल ले सकते हैं, इसके लिए हम ले सकते हैं डी, और तब ये जो सिंबलाइजेशन होगा ई इम्प्लाइज डी हो जाएगा। पहला प्रीमिस इस प्रकार से सिंबलाइज हो जाएगा।
अगर हम इफ़ दोज पीपल प्रीवियसली डिसएडवांटेज शुड नाउ बी गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़, हम देख रहे हैं कि पहले प्रीमिस को सिंबलाइज करते हुए ये जो दूसरा प्रीमिस है वो भी अपने आप में एक कंपाउंड है जिसके एंटीसीडेंट को हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, डी दे चुके हैं। और इस तरह से इसका जो कंसिक्वेंट है सम पीपल रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये अभी तक हम इसके लिए कोई लेटर नहीं लिए हैं, तो इसके लिए हम ले सकते हैं एक लेटर P, और जो दूसरा स्टेटमेंट होगा इस तरह से सिंबलाइज होगा D इम्प्लाइज P। अब तीसरे प्रीमिस को देखते हैं। तीसरा प्रीमिस, इफ सम पीपल रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसको हम ऑलरेडी सिंबल दे चुके हैं, असाइन कर चुके हैं दूसरे प्रीमिस को सिंबलाइज करते हुए, तो इसके लिए हमने P लिया है। और देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट टू बी अचीव्ड, जब हमने पहले प्रीमिस को सिंबलाइज किया था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ टू बी अचीव्ड, तो वहाँ पे E हमने ले लिया था, यहाँ पे कहा जा रहा है देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट टू बी अचीव्ड, यानी कि यहाँ पे एक नॉट लग जा रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन बन के आएगा नॉट E हो जाएगा। तो ये खुद अपने आप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट था जो कि इम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट है, जिसमें एंटीसीडेंट था हमारा P और कंसिक्वेंट है नॉट E। अब जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन में कहा जा रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट टू बी अचीव्ड, यानी कि अभी जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ टू बी अचीव्ड के लिए हमने E लिया है, अगेन इस पर नॉट लगा हुआ है, तो जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो नॉट E हो जाएगा। और इस तरह से हमने इस आर्गुमेंट को हम सिंबलाइज करते हैं, तो जो हमको सिंबलाइज्ड आर्गुमेंट मिलता है वो हो जाता है E इम्प्लाइज D, D इम्प्लाइज P, P इम्प्लाइज नॉट E, देयरफॉर नॉट E। अब हमें इस आर्गुमेंट का स्पेसिफिक फॉर्म अगर बताना हो तो हमें क्या करना होगा, अगेन जो स्टेटमेंट्स हैं सिंपल स्टेटमेंट्स, उनकी जगह पे हमें P Q R स्मॉल लेटर्स में लेने होंगे। मान लीजिए हम E के लिए P लेते हैं, D के लिए Q लेते हैं, तो हमारा अगेन जो D दोबारा आ रहा है वहाँ पे Q ही रहेगा, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन करना है। और जो P है वो P को हमने अभी तक कोई लेटर नहीं लिया है, तो इसके लिए हम R ले लेंगे, P जब दोबारा आएगा तो R लेंगे। E के लिए हम P मान चुके हैं, तो नॉट E जो हो जाएगा नॉट P हो जाएगा, और फिर यहाँ पे P फिर आ रहा है। इस तरह से जो अगर हम रिप्लेसमेंट करें, सब्स्टिट्यूशन करें, तो इसके बाद जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। E इम्प्लाइज D बन जाएगा, P इम्प्लाइज Q, D इम्प्लाइज P हो जाएगा, Q इम्प्लाइज R, और P इम्प्लाइज नॉट E हो जाएगा, R इम्प्लाइज नॉट P, और देयरफॉर अगेन नॉट P। इस प्रकार का हमको आर्गुमेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि स्पेसिफिक फॉर्म है। और स्पेसिफिक फॉर्म इसलिए है क्योंकि हर जो स्टेटमेंट वेरिएबल है उस स्टेटमेंट वेरिएबल का जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए कि ये इधर से हम बात करें तो इसमें इस स्पेसिफिक फॉर्म इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक स्टेटमेंट वेरिएबल को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एक स्टेटमेंट से, सिंपल स्टेटमेंट से, तो जो हमको आर्गुमेंट मिल रहा है वो ये आर्गुमेंट हो रहा है, और इसलिए इस आर्गुमेंट का ये स्पेसिफिक फॉर्म कहलाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि आर्गुमेंट फॉर्म क्या होता है, आर्गुमेंट का स्पेसिफिक फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, या कब किसी फॉर्म को, किसी आर्गुमेंट फॉर्म को स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म कहते हैं। और इसी क्रम में हमने कुछ आर्गुमेंट्स लिए और उनको सिंबलाइज करने के साथ साथ किस प्रकार से उसके आर्गुमेंट को सिंबलाइज करते हैं और किस प्रकार से उस आर्गुमेंट के स्पेसिफिक फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।